हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आर के आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्नर सिटी आर के में। दोस्तों बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी अभी जस्ट जारी हो चुका है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, न्यू दिल्ली से डेटेड 2/1/2024 को ये नोटिफिकेशन अभी अभी जस्ट जारी हुआ है, जिसमें कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के बारे में वैकेंसी के बारे में डिटेल है। कौन सी नई पोस्ट है, कितनी नई पोस्ट है, फिर एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम किस पैटर्न पे होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे एक नंबर पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में डिटेल्स दी गई है, जो कि ये कह रहा है कि नो नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड शैल बी डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब कि वैकेंसी जो है घट बढ़ सकता है टाइम टू टाइम के अनुसार, बट ये नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे। दोस्तों द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ बीइंग डन फॉर फिलिंग अ वैकेंसीज ऑफ 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसी ऑफ 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ आरपीएसएफ। मतलब इसमें ये नोट में ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल जो वैकेंसी है दोस्तों, वो 2000 है कांस्टेबल के लिए, मतलब 2000 है सिपाही के लिए, और 250 है सब इंस्पेक्टर के लिए आरपीएफ में। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी निराशाजनक बात है दोस्तों कि 2018 के बाद वैकेंसी आई है और यहाँ पर मात्र 2000 वैकेंसी दी जा रही है कांस्टेबल के लिए और मात्र 250 वैकेंसी दी जा रही है सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। लेकिन एक उम्मीद है कि जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये वैकेंसी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, वैकेंसी बढ़ सकती है दोस्तों, ये उम्मीद बनाए रखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों 2 नंबर पे ये कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंट्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस पोस्ट बेस्ड रोस्टर सेल बी सरप्लसली फॉलोड वाइल डिटरमाइनिंग द कैटेगरी वाइज वैकेंसी। तो वैकेंसी को कैटेगरी वाइज रखा जाएगा, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, जैसा कि आप जानते हैं सबके लिए सीट ऑलरेडी रिजर्व रहता है। और 3 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों, 10% ऑफ वैकेंसी सेल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। मतलब कि 10% वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए ऑलरेडी रिजर्व रखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर आप देखिए, 15% वैकेंसी, मतलब 15% वैकेंसी जो है रिजर्व फॉर वुमेन, मतलब कि औरतों के लिए, महिलाओं के लिए 15% सीट आरक्षित है। इससे पहले जो 2018 वाली वैकेंसी आई थी उसमें महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित थी दोस्तों, यहाँ पे मात्र 15% सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आप देख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 2 नंबर आप ध्यान से देखिएगा। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में है कि आपका किस प्रोसेस के पास होने के बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा। तो फेज़ 1 में होगा, फेज़ 1 में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी। कंप्यूटर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिसका कि कुछ नेगेटिव रहेगा, वो आपको पास करना है फेज़ 1 में। ठीक है, जो कि कंडक्ट कराएगा रेलवे भर्ती बोर्ड, मतलब आरआरबी। चलिए, फेज़ 2 में जब आप कंप्यूटर एग्ज़ाम पास कर लेंगे, कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम, तो उसके बाद फेज़ 2 होगा आपका। फेज़ 2 में आपकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, वो होगा। मतलब आपका फ़िज़िकली आपको मेज़र किया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। और अगर फिज़िकल टेस्ट भी आप फेज़ 2 में पास हो जाते हैं दोस्तों, तो फेज़ 3 होगा, जिसमें से कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ये देखते वो सारे आपके चेक होंगे। यहाँ पर आपका जोन है, तो आप देख लेंगे कि आपको किस जोन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है। तो जैसा कि आप जानते हैं ईस्ट जोन में कौन कौन सा स्टेट आता है और उसके अकॉर्डिंग आप भर लेंगे। फिर वेस्ट जोन में पश्चिम बंगाल वगैरह आता है, नॉर्थ जोन में यूपी, दिल्ली वगैरह आता है, साउथ जोन में आपका कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह आता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग जोन वाइज फॉर्म भरेंगे। तो ये आपका जोन है, रीजन है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ वही कवर कर रहा हूँ, आपका फालतू समय नहीं लूँगा दोस्तों, आप ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। दोस्तों अनदर फैक्टर हम यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर, ये एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सिटीज़न मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया,
मतलब सिटीजनशिप जो है आपका इंडिया का होना ही होना चाहिए। अदर नहीं भर सकते, नेपाल भूटान वगैरह के लोग यहाँ पे अप्लाई करने के योग्य नहीं हैं। और दूसरा नंबर ये कह रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एजेस। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एजेस के बारे में आप यहाँ पे देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर का पहले हम देखते हैं दोस्तों। सब इंस्पेक्टर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपका एज मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका एज 25 होना चाहिए, जो कि बहुत ही निराशाजनक बात है दोस्तों। क्योंकि एज जो है यहाँ पे मिनिमम तो चलो 20 ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 25 नहीं होके कम से कम 30 होना चाहिए, ताकि जो भी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका एज जा चुका है ऑलरेडी, जस्ट अभी अभी जा चुका है, तो उनको एक मौका मिल जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ख़राब बात हुई कि सब इंस्पेक्टर का भी मैक्सिमम एज 25 रखा गया है। चलो कांस्टेबल में भी यहाँ पे मैक्सिमम एज 25 ही रखा गया, लेकिन कांस्टेबल में चल सकता है। लेकिन यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में मैक्सिमम एज मोर देन 25 होना चाहिए, अप्रॉक्स 30 के मतलब अप्रॉक्स 30 होना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही निराशाजनक वाली बात है। तो कांस्टेबल के लिए भी है वही 10th पास इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपका जो 10th का डिग्री है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास होना चाहिए, जैसे कि अब यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इस टाइप के बोर्ड से पास होते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड से भी पास हुए हैं तो आपके लिए वो मान्य होगा। और मैक्सिमम एज इसका 25 है कांस्टेबल के लिए और मिनिमम एज 18 है, 18 है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। सब इंस्पेक्टर के लिए भी मैक्सिमम एज 25 है, लेकिन यहाँ मिनिमम एज चेंज है, 20 है, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 25, कांस्टेबल के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 है। दोस्तों यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो कि ग्रेजुएशन में अपेयरिंग हो, ये ध्यान में रखेंगे। जो हम ये देखते हैं कि 3 नंबर ये कह रहा है कि ये देखिए दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अलोन शेल बी एक्सेप्टेबल, एज विल बी काउंटेड ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर इफ़ नोटिफिकेशन इशू बिटवीन जनवरी एंड जून। ये कहा जा रहा है कि जो भी आपका एज है ना दोस्तों, वो मैट्रिक के इक्विवेलेंट होना चाहिए, मैट्रिक के सर्टिफिकेट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो भी एज आपका दर्शाया हुआ है उसी एज को वो ये करेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। और आप आगे आइए, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हम देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर ये कह रहा है कि रिलैक्सेशन इन एज एज पर ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो रिलैक्सेशन ऑफ एज है, मतलब एज में जो आपको छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, OBC को मात्र 3 साल मिलेगा। और 3 नंबर में स्पेशल है सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, ये सिर्फ JNK और लद्दाख के लिए है दोस्तों। ये क्या है, अनरिजर्व और EWS के लिए 5 साल, OBC के लिए 8 साल और SC ST के लिए 10 साल। ये याद रखेंगे, सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए है। बाकी ऊपर तो आप देख ही चुके हैं, OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि अनदर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखिए दोस्तों, फिजिकल मेज़रमेंट में आपको ये देखना है, जब आप PT पास कर लेंगे, मतलब कि जब आप CBT 1 पास कर लेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तब आपको फिजिकल के लिए आना होगा। उस समय आप ये ध्यान रखेंगे कि UR, और अगर आप मतलब अनरिजर्व्ड या OBC में आते हैं, मतलब आप जनरल या OBC में आते हैं तो, और अगर आप मेल है तो आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल है तो आपका हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और छाती जो है आपका बिना फुलाए 80 और फुला के 85 होना चाहिए। मतलब आपका छाती 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, लेकिन मिनिमम 80 से 85 होना चाहिए, ठीक है। चलिए SC ST में अगर आप आते हैं और अगर आप मेल है तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपका हाइट 152 मतलब 152 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। और आपका छाती जो है बिना फुलाए 76.2 तो होना ही होना चाहिए। ये सिर्फ मेल की बात हो रही है छाती वाले में। और फुला के 81.2 सेंटीमीटर आपका छाती होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में यहाँ पे कुछ छूट है, देखिए। इन हॉल टिकट आपको जो है CBT के समय दिया जाएगा, या RBT ही RRB ही आपको ये निकलवाएगी।
कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैंडिडेट इंश्योर हो जाए, मतलब कि आप पक्का हो जाइए कि आप एलिजिबल भी है कि नहीं है ये फॉर्म भरने के लिए। ये नहीं कि अप्लाई कर दिए, पैसे बर्बाद हो गए, बाद में पता चल रहा है कि ये तो रिक्वायरमेंट था ही नहीं। तो पहली बात तो अगर आप अपियरिंग में हैं तो आप फॉर्म भर नहीं सकते, याद रखिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए एसआई के लिए। आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए कांस्टेबल के लिए, सिपाही के लिए। मैक्सिमम एज दोनों में सेम है 25 साल। अगर आप मैक्सिमम एज को क्रॉस कर गए हैं तो आपका फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं है। चलिए दोस्तों, और फिर आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपको छूट मिला है वो आप देख लेंगे। जैसे कि ओबीसी को 3 साल का छूट मिला है, ऐसा करके आप वहाँ पे वीडियो को बैक करके आप देख लेंगे। 14 नंबर दोस्तों, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट। तो इट्सेल्फ भी जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपको आरआरबी समय समय पर बताते रहेगा। आप अपने आपको अपडेट रखेंगे। दोस्तों, आप सीबीटी के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। फ़ेज़ 1 में आपका सीबीटी होगा, जैसा कि आपको पता है फ़ेज़ 1 में सीबीटी होगा, फिर फ़ेज़ 2 में आपका फिजिकल होगा। तो फ़ेज़ 1 में जो सीबीटी होगा इट्सेल्फ भी डिसाइडेड आरआरबी, ये आरआरबी तय करेगा। डेट एंड टाइम शैल बी फ्लेक्सिबल। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सीबीटी शैल बी हेल्ड इन डिफरेंट सेंटर अक्रॉस द कंट्री। तो ये बोल रहा है कि जो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना आपका पहला वाला एग्ज़ाम, तो ये आपका आरआरबी तय करेगा और इंडिया के कोई भी स्टेट में आपको सेंटर दे सकता है और इंडिया के कोई भी जोन में आपको सेंटर दे दिया सकता है। लैंग्वेज ऑप्शन जो है एज़ पर द नॉर्म्स ऑफ आरआरबी। तो लैंग्वेज ऑप्शन जो है हिंदी इंग्लिश तो रहता ही है, और भी जो आपका नेटिव लैंग्वेज है उसमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सब इंस्पेक्टर विल बी ग्रेजुएशन लेवल एंड फॉर कांस्टेबल ऑफ मेट्रिकुलेशन 10th लेवल। तो वहीं पे कहा जा रहा है कि आपका जो सब इंस्पेक्टर है, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो उसके लिए आप अप्लीकेबल है, और अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, तो मेट्रिकुलेशन आपके लिए ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कह रहा है ये देख लीजिए। ये कह रहा है कि द स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन लेवल, ये तो आपका हो चुका है 5th नंबर। इट विल बी नेसेसरी टू obtain 35% मार्क्स एंड 30% मार्क्स SC/ST कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन द CBT। मतलब ये कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट विल बी नेसेसरी obtain 35% मार्क्स, मतलब आपको तो 35% मार्क्स लाना ही लाना है और 30% मार्क्स SC/ST को लाना ही लाना है। तो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहला वाला जो एग्ज़ाम होगा। और 6 नंबर ये कह रहा है डिटेल ऑफ टाइम अलाउड द नंबर ऑफ क्वेश्चन CBT शैल बी डिसाइडेड बाय द आरआरबी फॉर द पर्पस ऑफ गाइडेंस हाउएवर द फॉलोइंग नॉर्म्स टू बी प्रेफर्ड। ये बोला जा रहा है कि कितने क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये सब आरआरबी तय करेगा। जैसा कि आपको यहाँ दर्शा दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे और टाइम अलाउड 90 मिनट। 120 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में करना है, मतलब एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट से भी कम टाइम मिल रहा है, लगभग 50 सेकंड टाइम मिल रहा है दोस्तों। जिसमें कि जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन 50 होगा, अरिथमेटिक्स का क्वेश्चन 35 होगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आपको 35 होगा। मतलब 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, अर्थमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे जो कि आपका मैथ होता है, और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, और ये सारा मिला के आपका 120 क्वेश्चन होगा, जिसमें कि आपको 35% नंबर तो लाना ही लाना है दोस्तों। और अगर आप SC/ST है तो आपको 30% नंबर लाना है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये ध्यान से देख लीजिएगा आप। सिलेबस में क्या कहा जा रहा है, अर्थमेटिक्स में वही नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस में आपको क्वेश्चन एनालॉजी, सिमिलरिटी, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, ये सब आपको इस पे पूछा जाएगा रीजनिंग में दोस्तों। आप आगे देखिए, आगे जो है ये इम्पोर्टेंट है। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन एंड शेल बी अवॉर्डेड 1 marks for each correct answer and 1/3 marks will be the deducted for each incorrect answer
ठीक है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है। 1/3 का अर्थ यह हुआ कि अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो उसके लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप 3 क्वेश्चन लगातार गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी एज पर नॉर्म्स ऑफ द आरआरबी। तो रेलवे का जो है आरआरबी पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, सब इंस्पेक्टर को 1600 मीटर का दौर 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है, और वहीं महिलाओं को 800 मीटर का दौर करना है 4 मिनट में। ठीक है दोस्तों। और कांस्टेबल को 1600 मीटर का दौर 5 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है, वहीं महिलाओं को 3 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना है। और जब हम सब इंस्पेक्टर मेल के बारे में लॉन्ग जंप के बारे में बात करते हैं तो उन्हें 12 फीट फानना है, और फीमेल को 9 फीट। और कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो उन्हें लॉन्ग जंप में 14 फीट कूदना है, और कांस्टेबल फीमेल को लॉन्ग जंप में 9 फीट कूदना है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर मेल के बारे में। हाई जंप उन्हें 3 फीट 9 इंच का करना है। फिर सब इंस्पेक्टर फीमेल को हाई जंप 3 फीट का करना है। और कांस्टेबल के बारे में अगर बात की जाए तो उनका हाई जंप 4 फीट का है, और कांस्टेबल फीमेल का हाई जंप 3 फीट का है। दोस्तों, यहाँ पर आपको अच्छे से अपना 100% देना है। अगर आप सीबीटी पास कर जाते हैं तो उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका दौड़ होगा 1600 मीटर का पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 800 मीटर का। ये आप देख सकते हैं फेज़ 3 जब आप मतलब आपका फेज़ 1 हो गया, आपका सीबीटी पास हो गया, सीबीटी 2 फेज़ 2 हो गया, उसमें आप फिजिकल भी क्लियर कर लिए, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन में आपका बताया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज, ग्रेजुएशन मैट्रिकुलेशन, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC सभी आप बनवा लीजिए जल्दी से। डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो तभी अप्लाई होगा। 2 कॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। फिर आपका अगर EWS मतलब वीकर सेक्शन से आते हैं, जनरल है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये आपका मतलब उसके लिए था, फेज़ 3 के लिए था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अब आप देख लीजिए कंप्लीटेशन ऑफ रिज़ल्ट अगर आपका हो जाता है, जब आपका रिज़ल्ट हो जाता है सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स है 120, लेकिन आपको अगर अनरिज़र्व्ड या OBC में आते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 42 चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप वैसे छट जाएंगे। और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका 36 दिया गया, 36 दिया गया सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे आते हैं, ये इम्पोर्टेंट था, मैं इसके बारे में आपको बता दिया हूँ। अब आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर के बारे में अभी जस्ट बताया। अब आप कांस्टेबल के बारे में देखिए। जब आप कांस्टेबल में देखेंगे तो ये टोटल मार्क्स होगा रिटन एग्ज़ाम का 120, और उसमें आपको कम से कम 42 नंबर लाना है अगर आप अनरिज़र्व्ड या OBC में आते हैं तो। और अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको कम से कम 36 नंबर लाना होगा, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है। इससे कम नंबर आता है तो आपका मेरिट ही नहीं बनेगा दोस्तों, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे ये बातें। और दोस्तों मेरे ख्याल से ये टोटल पूरा हो चुका है, और जल्दी से आप अपने तैयारी को शिखर पर ले जाइए, और बेहतर तैयारी की ओर आप बढ़ते रहिए, और पढ़ाई में ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। और मैं सारा आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इसके रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी आएंगी, और मैं सारा अपडेट आपको देता रहूँगा। इसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको सटीक दे पाऊँ। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप सबको शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, प्यार कीजिए अपना। इसलिए दोस्तों नमस्कार, और आपका दिन शुभ हो।